आज हम क्लास +1 का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि आंकड़ों का संग्रह। इसकी शुरुआत हम करते हैं डेटा यानी कि आंकड़े की परिभाषा से। ये डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं। आंकड़े तथ्यों यानी कि फैक्ट्स जैसे कि माप, शब्द, अवलोकन, विचार आदि का संग्रह है यानी कि उनकी कलेक्शन है। जिस फैक्ट को हम न्यूमेरिकली बता सकें, नंबर्स में यानी कि संख्या में बता सकें, वो हमारे लिए एक आंकड़ा है। आंकड़ा इस लेसन में हम पढ़ेंगे आंकड़ों के स्रोत, सोर्स यानी कि डेटा सोर्स हमें मिलते कहाँ से हैं, और आंकड़ा संग्रह की जो कला है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो डेटा कलेक्शन का एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि आंकड़ों के संकलन यानी कि संग्रह का जो उद्देश्य है वो किसी समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को जुटाना है। हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई है, आर्थिक समस्या कोई आई, तो उसके समाधान के लिए जो साक्ष्य, जो फैक्ट्स हमें चाहिए वो जुटाना ही आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक टेबल है, एक सारणी है जिसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम के अंदर वर्ष हमने लिखा है, ईयर लिखा है 1990-91, 1996-97, 1997-98, 2001, 2002। अब इन वर्षों के अंदर हमारा किसी अनाज का उत्पादन हमने लिखा है दूसरे कॉलम के अंदर। जैसे 1990-91 के अंदर 176 मिलियन टन उत्पादन हुआ था अनाज का। 1996-97 में 199 मिलियन टन हुआ था। 1997-98 में 194 मिलियन टन हुआ था। 2001-2002 के अंदर 212 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। अब आप देखिए ये जो आंकड़े हैं ये बदल रहे हैं, एक जैसे नहीं। इधर वर्ष भी बदल रहे हैं, पहले 1990-91 था, फिर 96-97 हुआ, 97-98 वर्ष बदल रहे हैं, उधर उत्पादन भी बदल रहा है। तो ये जो आंकड़े हैं वो स्थिर नहीं है, बदल रहे हैं। इसलिए हम इन्हें चर कहते हैं यानी कि वेरिएबल बोलते हैं। चर और अचर राशियां आपने मैथमेटिक्स में 10th या 9th में पढ़ी होगी। तो चर राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको x या y से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। वर्ष को हमने लिखा है x और उत्पादन को हमने लिया है y, केवल दर्शाने के लिए। ये चर राशियां हैं, ये बदलती रहती हैं। इसके बाद जो x है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को यानी कि वर्ष को। इसके अंदर जो वैल्यूज आई हैं या जो उत्पादन है, जो y है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उत्पादन को। y की जो वैल्यू है वो क्या क्या है, 176, 199, 194, 212। इनको हम प्रेक्षण बोलते हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो ये था आंकड़ों के बारे में, कैसे हम उनको लिखते हैं, और ये बदलते रहते हैं, इसलिए हम इनको चर से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनके स्रोत क्या हैं और किस प्रकार के आंकड़े ये होते हैं। तो बात आती है आंकड़ों का संग्रहण यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा। किसे कहते हैं, विभिन्न स्रोतों से तथ्यों को इकट्ठा करना आंकड़ों का संग्रहण या संकलन कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ वेरियस सोर्सेज से जो फैक्ट्स हम कलेक्ट करते हैं उसी को कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आंकड़ों के स्रोत की यानी कि सोर्सेज ऑफ डेटा। आंकड़ों के स्रोत का मतलब है कि जो हमने आंकड़े एकत्रित यानी कि इकट्ठे किए हैं वो कहाँ से लिए हैं। जो सोर्स है वो किस प्रकार का सोर्स है, उसी स्रोत के आधार पर हम कहेंगे कि आंकड़े प्राथमिक है या द्वितीयक है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद में इनकी डेफिनेशन बताऊंगा। और एक चीज ध्यान रखना, प्राथमिक स्रोत और प्राथमिक आंकड़े दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग डेफिनेशन आएगी। द्वितीयक स्रोत और द्वितीयक आंकड़े भी अलग अलग चीज है,
और इनकी अलग अलग डेफिनेशंस आएंगी। आप अपनी क्लास में जाते हैं, आपको पता करना है कि इकोनॉमिक्स में कितने कितने मार्क्स सबके आए हैं। आप जाते हो, आप हर एक जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है सबसे पूछते हो भाई तुम्हारे कितने मार्क्स है, तुम्हारे कितने मार्क्स है, और सबको नोट कर लेते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इंचार्ज के पास जाते हो या जो टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाता है उनके पास जाते हो, उनको बोलते हो सर मुझे, सर या मैम जो भी पढ़ाते हैं उनको आप बोलते हो कि मुझे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए। वो आपको एक लिस्ट देते हैं, आप उनमें से ले लेते हो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। तो जो पहले आपने हर एक स्टूडेंट के पास जाकर मार्क्स इकट्ठे किए थे, लिखे थे, वो है प्राथमिक स्रोत, यानी कि जहाँ से आंकड़े आ रहे हैं उसी स्रोत के पास आप चले गए। दूसरा, आपने किसी ऐसी एजेंसी के पास से, ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसी संस्था से लिए जिसके पास पहले से वो आंकड़े थे। तो आपके टीचर के पास पहले से आंकड़े थे, आपने जाकर ले लिए, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक स्रोत यानी कि सेकेंडरी सोर्स। और जो पहले आपने खुद इकट्ठे किए थे उसे हम बोलते हैं प्राथमिक स्रोत या प्राइमरी सोर्स। तो आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से अभिप्राय क्या है, उद्गम के स्रोत से ही आंकड़ों को इकट्ठा करना। और आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत से अभिप्राय क्या है, उस एजेंसी या संस्था से आंकड़ों को इकट्ठा करना जिसके पास पहले से ही ये आंकड़े उपलब्ध हैं। तो ये बात हुई प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत की। आइए हम आगे बढ़ते हैं और प्राथमिक आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। वे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए आरंभ से अंत तक एकत्रित करता है। अब आप कहोगे कि जो स्रोत में हमने बात की थी कुछ वैसी ही बात है, सेम एग्जाम्पल है जो हमने भी पिछले प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत में पढ़ा था कि आप लेने जाते हो मार्क्स को और आप खुद जाकर लिखते हो। तो जो आपने मार्क्स लिखे वो प्राथमिक आंकड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो आपने इकट्ठे किए हैं। आप अनुसंधान करता हो और आपको कोई भी काम था तो आपने खुद जाकर उनसे आंकड़े इकट्ठे किए, यानी कि मौलिक रूप से एकत्रित आंकड़े। वहां पर हम स्रोत की बात कर रहे थे कि ये आंकड़े हमें मिले कहां से हैं। तो और यहाँ पे हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि आंकड़े किस प्रकार के हैं। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, जो आपने किसी उद्देश्य के लिए आरंभ से और अंत तक खुद ही एकत्रित किए हैं। मतलब आप इन्वॉल्व रहे हो, आपने कोई पहले से रखे हुए आंकड़े नहीं उठाए हैं। आपने आंकड़े लिए अपने काम के लिए, इसके लिए उद्देश्य जरूरी था। आपका जो उद्देश्य था, आपका जो काम था, उसके लिए ही आपने आंकड़े इकट्ठित किए हैं। अब आपके सामने हैं द्वितीयक आंकड़े यानी कि सेकेंडरी डेटा। तो ये आंकड़े जो पहले से ही अस्तित्व में हैं और वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए थे। आपने मान लो आप जानना चाहते हैं कि आपकी क्लास की सबसे लंबे 5 बच्चे कौन से हैं। तो एक तरीका है कि आप सबकी हाइट लो और फिर उनमें से निकालो कि सबसे लंबे बच्चे कौन हैं। दूसरा तरीका ये है, जब आपका मेडिकल चेकअप होता है स्कूल के अंदर, जब डॉक्टर्स आते हैं तो वो सारे बच्चों की हाइट्स मापते हैं और नोट करते हैं। आप वहाँ से वो आंकड़े उठाओ। तो जब डॉक्टर किसी स्टूडेंट की या किसी बच्चे की हाइट नोट करता है तो उसका उद्देश्य होता है उसकी ग्रोथ को जानना। आपका उद्देश्य कुछ और है, आप किसी और काम के लिए इकट्ठे करना चाहते हो। उन्होंने हाइट क्यों मापी थी? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि बच्चों की जो ग्रोथ है वो उनकी एज के हिसाब से ठीक है या नहीं है। उनका उद्देश्य अलग था, लेकिन वही आंकड़े आपके भी काम आ सकते हैं। तो ये जो आंकड़े जो डॉक्टर ने लिखे थे वो पहले से अस्तित्व में हैं और आपके प्रश्न के लिए नहीं, उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए उन आंकड़ों को इकट्ठा किया था। आप उनकी सहायता से अपना काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों में डिफरेंस की, इनमें क्या अंतर होता है वो जानने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहला अंतर है मौलिकता में अंतर, मीन्स डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, मतलब कौन सा डाटा ओरिजिनल होता है, कौन सा नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है प्राथमिक आंकड़े हैं, जो प्राइमरी डाटा है वो हमें कहाँ से मिलता है, उद्गम स्थान से, सोर्स ऑफ ओरिजिन से, जहाँ से वो ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से आंकड़े उद्गम हो रहे हैं, वहीं से हम उन आंकड़ों को उठाते हैं, तो वो मौलिक होते हैं। और जबकि द्वितीयक आंकड़े हैं, वो क्या होता है कि हम किसी एजेंसी से लेते हैं या किसी और व्यक्ति ने पहले काम कर रखा उससे हम कॉपी कर लेते हैं, तो वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, हम केवल उनकी नकल लेते हैं, कॉपी करते हैं। दूसरा आता है उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर, यानी कि डिफरेंस इन सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि आपको पता है प्राथमिक आंकड़े एक निश्चित उद्देश्य के लिए ही लिए जाते हैं, किसी उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, क्योंकि जो रिसर्चर है वो खुद जाकर किसी खास उद्देश्य के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए वो आंकड़े इकट्ठे करता है। हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के वो उतना काम ना आ सके, केवल काम ही चला पाए। आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि आपके गांव में जो नहाने की साबुन है वो कौन से ब्रांड की सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो एक तरीका क्या है कि आप जाओ और हर एक दुकान के ऊपर उनसे पूछो कि कौन सी साबुन ज़्यादा बिक रही है, लोग क्यों लेते हैं, लोगों से भी पूछो। तो ये हो गए आपका उद्देश्य पूरा करेंगे, क्योंकि आप तब पूछ पाओगे भी आपने ये खरीदी है तो क्यों खरीदी है, क्या आपको ये पसंद है या क्या कारण है। आपका जो उद्देश्य होगा उसके अनुसार ही आप अपने प्रश्न रखोगे। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है, आप होलसेलर के पास चले जाओ। होलसेलर कौन होता है, जिनसे आपके गांव की जो दुकानें हैं वो सारे सामान खरीद कर लाते हैं। तो कोई एक बड़ी दुकान होगी शहर में जहाँ से सारे साबुन खरीदे जाते हैं, आप उसके पास जाते हो, उसको बोलते भी हमारे गांव में जितनी भी साबुन बिकी है वो मुझे बता दो। वो आपको एक लिस्ट निकाल के दे देगा, ये इतनी इतनी साबुन आपके गाँव की दुकानों में गई है, लोगों ने नहीं खरीदा उनको, जो आपके गाँव में दुकान है उन्होंने खरीदा है। अब आपने ले लिया, आपको पता चला भाई इस ब्रांड की इतनी साबुन बिकी, लेकिन आपका उद्देश्य नहीं पूरा हुआ। यहाँ पर क्या पता किसी एक ब्रांड की सारी साबुन दुकानों के अंदर ही रखी हो, कोई खरीद के ही ना ले गया हो, कंज्यूमर ना खरीद के ले गया हो उनको, तो हो सकता है कि आपका उद्देश्य ना पूरा हो। तो जो आपने अभी जो ये डाटा लिया है, जो ये आंकड़े लिए हैं, वो द्वितीयक आंकड़े हैं और आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तीसरा अंतर इसमें है संकलन लागत में अंतर। अब आप देखिए, अब आप हर एक दुकान के ऊपर जाते हो ये आंकड़े लेने के लिए, साबुन के बारे में पूछने के लिए, कई लोगों के घर में जाते हो, तो आपका समय भी लगता है, आपके पैसे भी लगते हैं, तेल भी लगता है आने जाने का, तो बहुत खर्चीला है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मतलब कुछ ना कुछ लागत आती है। आप एक दुकान के पास, एक होलसेलर के पास जाते हो, उसके पास बैठते हो, वो आपको बताता है, आप लिख कर आ जाते हो, तो इनकी लागत में भी बहुत अंतर आता है। एक और खास बात है समय। जब आपने खुद प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करना शुरू किया, आप एक दुकान में गए, दूसरी में गए, तीसरी में 10 लोगों के घर गए, 15 और लोगों से मिले, तो आपका समय कितना लगा। जबकि द्वितीयक आंकड़ों के लिए आप उस होलसेलर की दुकान पे जाते हैं, एक ही दुकान में गए, उससे लिस्ट मांगी, उसने आपको लिस्ट दे दी, 1 घंटे में आपका काम खत्म, तो समय में भी अंतर लगता है। तो ये कुछ मुख्य अंतर थे जो प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों में होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आंकड़ों का संकलन, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कि हमारे इस लेसन का टाइटल भी है। तो इसका क्या मीनिंग है, आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों एवं विभिन्न तरीकों से प्राप्त करने की प्रक्रिया को आंकड़ों का संकलन कहते हैं। यानी कि डाटा को हम वेरियस सोर्सेज और डिफरेंट मेथड से प्रोक्योर करते हैं, उन्हें हम प्राप्त करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो जो ये सारी प्रोसेस है, जो सारी प्रक्रिया है, इसे ही हम आंकड़ों का संकलन या कलेक्शन ऑफ डाटा बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आंकड़ों को इकट्ठा करना है, कौन सी जगह से करोगे, सोर्स क्या होगा और तरीके क्या होंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सोर्स हमने पढ़े थे, स्रोत क्या थे, प्राथमिक और द्वितीयक। तरीके हम आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही आंकड़ों का संकलन बोलते हैं।
अब विधियां थी, तरीके मैंने कहा था आपके सामने है। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधियां, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान यानी कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान यानी कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर। तो ये तरीके हैं, ये विधि है कि हम प्राथमिक आंकड़े कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का क्या मतलब है, हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे ही अपने सवाल पूछते हैं, जो हम पूछना चाहते हैं, जो सूचना हमें चाहिए हम उसी से पूछते हैं। इन सबको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन है आपके लिए, वो आप कर लीजिएगा। आप अपने किसी फ्रेंड से उसके विद्यालय, उसके स्कूल की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जानकारी। इसके लिए आपको 10 प्रश्न बनाने हैं, 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, जिससे आप उसके स्कूल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएं। अब आप क्या जानकारी चाहते हैं, क्या क्वेश्चन बनाएंगे, वो आपके ऊपर है, ये आपकी क्रिएटिविटी है। सोचना है आपको कि ऐसे क्या 10 प्रश्न बनाए जाएं। ये एक विधि है, तरीका है आंकड़े प्राप्त करने का। तो आप अपने दोस्त को 10 प्रश्न देते हैं, जिनके वो जवाब देगा, तो वो कौन से 10 प्रश्न होंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए किसी विद्यालय के बारे में। तो ये आपका काम है इस पार्ट के लिए। धन्यवाद।